तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आज की क्लास में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम लोग आते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने कुछ इस तरीका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमने देख लिया है ना। अब एक क्वेश्चन आज हम लेते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो एक डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग आज की डेट में करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के लिए पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, स्विच के है, के को ऑन कर दिया है। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है, पांचों प्रतिरोध दे रखे, इनकी वैल्यू भी हमको मिलेगी। ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ पर। जैसे स्विच को ऑन करा, यहाँ से धारा I प्रवाहित होगी परिपथ में। जैसे स्विच को ऑन करा, यहाँ से क्या होगी, धारा I प्रवाहित होगी, करंट I फ्लो होगी, यहाँ जाएगी, फिर ये दो रास्तों में बटेगी, फिर वापस यहाँ आकर मिलेगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये तीन रास्तों में बटेगी, फिर वापस I बन जाएगी, फिर ये I बन के वापस नेगेटिव टर्मिनल से सेल को वापस मिल जाएगी। ये रास्ता रहेगा करंट का, ये परिपथ है। अब और कुछ वैल्यूज हमको दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको दे रखा है R1, R2, R3, R4 और R5 के मान दे रखे हमको। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू 20 ओम एंड R5 इज इक्वल टू 60 ओम। ये पांच प्रतिरोधकों की प्रतिरोध दे रखे हैं। हमको ये दे रखा है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी से इसको लगा रखा है। हमको निकालना है ए परिपथ में कुल प्रतिरोध R, बी प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I का मान कितना है, ये निकालना है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दो प्रतिरोध इधर लगे, तीन प्रतिरोध इधर लगे। अगर ये पांचों के पांचों एक साथ लगे होते तो पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1, ये काम कर लेते। लेकिन ये दोनों अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन में और ये तीनों अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये अलग अलग जोड़े गए हैं, है ना, समांतर क्रम में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेसिकली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब जिसमें सिर्फ श्रेणी क्रम या समांतर क्रम दे दिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको
कम मिलेंगे, मतलब चांसेस कम है, मिल तो सकते हैं बट कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आर निकाल रहा हूं, कैपिटल R1 और R2 कैसे हैं? R1 व R2 समांतर क्रम में है ना, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे निकलता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 10, 1/R2 कितना है 40। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व कर देता हूं फिर मैं फाइनल वैल्यू लिखूंगा आर की। 1/R इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 एलसीएम आ जाएगा, 10 4 40, 41 40, 4 और 1 5/40, 5/40, तो 1/R इज इक्वल टू आ गया 1/8, मतलब R इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ओम। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा वो रहेगा 8 ओम। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा वो क्या रहेगा 8 ओम। तो कहने का मतलब है इन दोनों को हटा करके इनकी जगह एक प्रतिरोध लगाया जाए, एक रेजिस्टेंस लगाया जाए जो कि कितना हो 8 ओम का हो, तो बात सेम रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया R1 R2 समांतर क्रम में उनका तुल्य प्रतिरोध। इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर R3 R4 और R5 भी किसमें है समांतर क्रम में, R3 R4 R5 समांतर क्रम में है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, जो समांतर क्रम में है 1/। लेकिन ध्यान देखो थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस R को ना R डैश कर देते हैं, या R, हाँ ऐसे डैश लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि यहाँ भी R आ रहा है, वहां भी R आ रहा है ना, तो दो बार R आएगा तो हमको कंफ्यूजन होगा। तो R डैश मुझे समझ में आ गया, R डैश मैंने निकाला था इन दोनों के लिए, और इसको मैं R डबल डैश, R के ऊपर 2 डैश लगा दूंगा, मतलब वो इनके लिए हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो ये हम करते हैं ताकि हमको पता रहे कि मैंने कौन सा R किसके लिए निकाला। तो R डबल डैश होगा इसके लिए होगा, R डैश इसके लिए है। ठीक है, तो R डबल डैश मैं ये करता हूँ यहाँ पर, ये बुक में भी आपने देखा होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं इसको। 1/20 और यहाँ हो जाएगा 1/60। 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 60, 32 जा 60, 23 जा 60, 61 जा 60, 3 और 2 5 और 1 6/60, 1/10 आ जाएगा भाई। R डैश डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। कहने का मतलब है कि R डबल डैश की वैल्यू 10 ओम आने का मतलब है कि आप यहाँ पर R डैश आया था हमारा कितना 8 ओम, और R डबल डैश आया कितना 10 ओम, मतलब कि यहाँ भी ये वाले तीनों प्रतिरोध हटा करके आप एक प्रतिरोध लगा दो इसकी जगह पर, एक रेजिस्टेंस लगा दो ओनली, वो भी 10 ओम का। कितने का? 10 ओम का। तो हमारा काम रहता है रेजिस्टेंस को कम करने का, प्रतिरोधों को कम करने का। यहाँ पर देखो कितने सारे प्रतिरोध है, हमने इनको 2 कर दिए, 5 थे हमने 2 कर दिए, 8 ओम 10 ओम। अब इन 2 को 1 करना है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि 8 ओम व 10 ओम के प्रतिरोध कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। अब की बार कैसे क्रम में आ गई है? श्रेणी क्रम में। ये देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, एक लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे ऊपर नीचे रहते, तो ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में। और सीरीज में आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। अब की बार जो हमारा निकलेगा ना वो R निकलेगा, क्योंकि अब इन दोनों को 1 बना दूंगा, उसके बाद 1 ही बचेगा। जब लास्ट में 1 बच जाए तो R निकल जाता है। 8 + 10 सीधे सीधे जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, तो 18 ओम आ गया भाई। कुल प्रतिरोध कितना आ गया है? कुल प्रतिरोध आ गया हमारा 18 ओम। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इस तरीके से आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मतलब कि बोला ये भी हटाओ और ये भी हटाओ और 1 लगाओ। अब वो 1 चाहे आप कहां पर भी लगाओ, मैंने यहां पर लगा दिया 18 ओम का, बस कहानी खत्म।
1 लगा दे। देखो पहले कितने थे, पहले थे 3 और 2 5 प्रतिरोध, 5 रेजिस्टेंस, हमने इनको 2 बनाया और फिर हमने उसको 1 बना दिया। तो यही काम करना होता है तुल्य प्रतिरोध में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको कम करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। पहले जो समांतर में उनको जोड़ा, उनको सॉल्व करा, फिर श्रेणी क्रम में सॉल्व करा, ऐसा करते करते, ऐसा आपको खुद से दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा करते करते फिर आपको एक प्रतिरोध बनाना है। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया, ए पार्ट का आंसर आ गया। आई पूछ रहे हैं धारा, तो धारा के लिए तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है भाई, आई बराबर क्या है, V अपॉन आर, ओम के नियम से। अब V कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और R कितना आया 18, तो I बराबर आ गया 12/18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर ये आएगा आंसर। तो ये दोनों पार्ट का आंसर इस तरीके से आपको करना है, नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखा। अब बात करते हैं इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। डेली लाइफ में हम लोग जो संयोजन करते हैं, जो परिपथों का संयोजन करते हैं, वो किस हिसाब से करते हैं। अगर हमारे घर में ऐसे उपकरण लगे रहते हैं, मतलब हम लोग अपने घर में ऐसे उपकरण यूज करते हैं ना, हीटर हो गया और पंखा हो गया, है ना, इस तरीके से हम लोग अपने घर में इनको यूज करते हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट्स को। अब जरा आप बताओ, इनको मैं श्रेणी क्रम में लगाऊंगा अपने घर में, इनका जब कनेक्शन करूंगा तो श्रेणी क्रम में होगा या समांतर क्रम में होगा। सपोज आपने ये हीटर लगाया यहाँ पर अपना, ये आपका हीटर लग गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पंखा लगा दिया, ये फैन लग गया, है ना, वायर से कनेक्ट ही तो करते हैं बीच में, तो वायर से जोड़ करके फिर उसके बाद फैन लगा दिया, और फिर उसके बाद इसको वायर को आपने प्लग में लगा दिया, स्विच में लगा दिया। अब क्या होगा, स्विच में लगाएंगे तो धारा सपोज यहाँ से जा रही है, यहाँ से इस हीटर में गई और फिर उसके बाद फैन में गई, और उसके बाद वापस वो धारा स्रोत में होकर के आ गई। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जितनी करंट है उतनी ही हीटर को मिलेगी, उतनी ही फैन को मिलेगी। मतलब जितनी धारा आपके स्रोत से आ रही है, जितनी सोर्स से आ रही है, वही करंट जो है आपके हीटर को भी मिलेगा, फैन को भी मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितना पावर आपके फैन की है उतने ही पावर हीटर की, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे घर में जो उपकरण यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, सबकी पावर रेटिंग अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा पावर चाहिए होती है, किसी को कम पावर चाहिए होती है। आपने देखा होगा जब गीजर लगाते हैं घर में तो वो ज्यादा पावर खींचता है, एक पंखा लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया तो कम पावर खींचता है। तो सबको अलग अलग धारा चाहिए होती है चलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में एक ही धारा जा रही है, जो कि सही नहीं है। हीटर को थोड़ा ज्यादा धारा चाहिए होगी, फैन को थोड़ा कम धारा चाहिए होगी। दूसरी चीज, अगर किसी कारणवश हीटर खराब हो गया, ये हीटर खराब हो गया तो ये परिपथ यही ब्लॉक हो गया। अब ये फैन भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हीटर तो खराब हो गया, हीटर ने परिपथ को तोड़ दिया, परिपथ को तोड़ दिया तो धारा यहाँ से आगे बढ़ेगी नहीं। कब बढ़ेगी? हीटर से होके बढ़नी थी, और हीटर खराब हो गया तो ये फैन भी काम नहीं करेगा। तो श्रेणी क्रम के हमारे पास नुकसान क्या क्या है। पहला, परिपथ में सभी अवयवों को समान धारा मिलती है, ठीक है, सबको एक ही जितनी धारा मिलेगी उतने से ही सबको काम चलाना पड़ेगा। पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर सीरीज में अगर कोई भी प्रतिरोध काम करना बंद करता है तो आगे परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लड़ियां होती हैं, कौन सी लड़ियां, जो दिवाली की लड़ियां होती है ना, लाइट वाली, दिवाली की लड़ियां होती है जो लाइट वाली, ऐसे लंबी सीरीज होती है तार के और उसमें लाइट लगी होती है। अगर बीच में एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरी लाइट बंद पड़ जाती है। एक भी बल्ब खराब हो गया, आजकल हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट पुराने आप देखेंगे, पुरानी जो लड़ियां थी, आपने देखा भी होगा, अगर एक भी बल्ब खराब हो गया बीच का तो पूरी लड़ी जो है वो क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। क्यों होता था ऐसे? क्योंकि वो सीरीज में जुड़े होते। वो कैसे जुड़े थे? श्रेणी क्रम में। अब बीच में एक भी कंपोनेंट खराब हो गया तो धारा का प्रवाह रुक गया, आगे धारा प्रवाह नहीं होगी तो खराब हो गया।
फिर क्या करता है, जो आप जिस इलेक्ट्रिशियन के, वो एक एक बल्ब को चेक करता है, एक एक बल्ब को चेक करेगा लड़ी के, और जो फ्यूज होगा उसको निकाल करके उसकी जगह सही बल्ब लगाएगा और फिर धारा प्रवाहित कराएगा, तो सारे के सारे बल्ब जलने लगेंगे। समझ रहे हो बात को? तो लड़ियां, जो दिवाली की लड़ियां होती है, ये कैसे जोड़ी जाती हैं? इनमें श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जबकि जो हमारे घरों में इक्विपमेंट से लगे होते हैं, वो कौन से क्रम में होते हैं? वो पाशरों क्रम में होते हैं। पाशरों क्रम का क्या फायदा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है? यहाँ पर सपोज ये आपने यहाँ पर हीटर जोड़ा, ये आपने यहाँ पर अपना पंखा जोड़ा, ये आपने यहाँ पर अपना सपोज टीवी जोड़ दिया। अब क्या है, यहाँ से हमने स्विच ऑन करा, यहाँ से धारा आई, ये यहाँ से करंट फ्लो हुई। अब जिसको जितनी धारा चाहिए, क्योंकि तीनों ब्रांचेस में धारा बढ़ जाएगी, अब जिसको जितनी धारा चाहिए उतनी धारा मिल जाएगी, जिसको जितनी धारा चाहिए, अलग अलग धारा चल गई। यहाँ पे टीवी को कम चाहिए तो टीवी को कम धारा, इसको ज्यादा चाहिए इसको ज्यादा धारा, इसको कम चाहिए तो जो धारा होगी वो बढ़ जाएगी सारे कंपोनेंट्स में। और फिर क्या होगा, और फिर अगर ये खराब भी हो गया, ये वाला खराब भी हो गया, तो कोई बात नहीं, ये खराब हो गया तो इन दोनों पर कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, धारा यहाँ से होकर के यहाँ से निकल जाएगी। मतलब जो धारा प्रवाह का, करंट फ्लो का जो रास्ता है वो नहीं टूट रहा है। द पाथ इज नॉट ब्रोकन, इट इज कंटिन्यूअस। तो जब तक ये कंटिन्यूअस रहेगा, जब तक ये पाथ कंटिन्यूअस रहेगा, परिपथ में जो भी आपका कंपोनेंट लगा है वो काम करता रहेगा। तो इसीलिए हमारे घर में जब हम कोई बिजली फिटिंग करते हैं, तो बिजली फिटिंग में हम लोग पंखा लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, टीवी लगाते हैं ना, वॉशिंग मशीन का कनेक्शन, गीजर का कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन देते हैं। ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल, पाशरों क्रम में संयोजित। दिवाली की लड़ियां समान श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं करते, ये भी बात मैंने आपको बताई। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करने के फायदे, नुकसान क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। और पाशरों क्रम में करने के क्या फायदे हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये चीजें जो है ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नोट लिख लीजिए इसको, नोट। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिरोधों से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आप चाहते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो प्रतिरोधों से, तो आप हमेशा उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि निम्नतम प्रतिरोध मिले, यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, तो उसके लिए आप उनको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। कैसे? समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में। इसको नोट डाउन करो, और मैं इस पर एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं। क्या बोला? अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो उसके लिए हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, और मिनिमम रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो उसके लिए हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए। ये बात ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करेंगे जरा जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हमें 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम। 4 प्रतिरोध दे रखे हैं हमको, के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए अधिकतम हो, बी न्यूनतम। देख रहे हैं,
सीधा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको एक बात पता है, आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में इनको निकाल लेना है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो अधिकतम हो जाएगा, समांतर क्रम में इनका प्रतिरोध निकालेंगे तो न्यूनतम हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।